जय हिंद टू एवरीवन। वेलकम बैक टू यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज। इस सीरीज में हम लोग यूपीएससी के सारे एग्जाम के क्वेश्चन प्लस उसके ऑप्शन के एनालिसिस को देखते हैं, जिसमें कि जीएस और सी सेट दोनों कवर हो रहा है। तो जीएस के लिए जितने भी वीडियोज हैं आप देख सकते हो चैनल पे जाके, ईयर वाइज और टॉपिक वाइज दोनों कंप्लीट है। और आज है हमारी सी सेट का, जिसमें कि अभी 2025 में एग्ज़ाम हुआ था, उसी का ये सेट ये है। जिस भी बच्चे को ये क्वेश्चन चाहिए या तो गूगल से डाउनलोड कर लेना या फिर ये वाला टेलीग्राम आईडी है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं। तो यहाँ पे सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, ब्लैंक वाले भी और एनिमेटेड वाले भी। तो ये अगर सी सेट की क्लास को देखोगे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में सोल्व करवा रखा था। तो आज शुरू करते हैं। ये सब देख सकते हो, ये पूरा ये पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक सोल्व करवा रखा था। आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लगे हैं मैथ और रीजनिंग के, ये ओरिजिनल नंबर है, ये मैंने कोई अपने मन से नहीं लगाया है, ये नंबर वाइज ही है। ऐसे 10th के बाद डायरेक्ट 50 नहीं है, बीच में पैसेज बिगड़े थे तो पैसेज को अभी छोड़ रखा है। डायरेक्ट मैथ और रीजनिंग सोल्व हो रही है, बाद में पैसेज के लिए अलग से क्लास आएगा तो उसमें सिर्फ पैसेज रहेगा। अभी मैथ और रीजनिंग चल रही है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ये बोल रहा है ए सॉलिड क्यूब, ठीक है, एक ठोस घन के सभी फलकों को नीले रंग से रंगा गया है, ठीक। ये बोल रहा है येलो कलर से। तब इन घनों को 60 छोटे टुकड़ों में, ठीक है, 60 छोटे किंतु बराबर टुकड़ों में इस प्रकार काटा गया है कि कम से कम बार काटा जाए। निम्नलिखित कथनों में कौन से सही है, ये भी पढ़ना। करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है, ये बोल रहा है ना करेक्ट। तो देखो पहले, उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट देखोगे, ये बोल रहा है इस घन को न्यूनतम 9 बार काटा गया है। फिर बोल रहा है उन छोटे टुकड़ों की जिनका कोई भी फलक रंगा नहीं है, इसकी संख्या 6। देखते हैं, ये बोल रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश में भी देखोगे, ये मिनिमम नंबर के बारे में बोल रहा है, कट्स लगाना है और जिसमें कि वो कितने स्टेटमेंट राइट है, ठीक है। तो देखो, अगर हम कोई भी एक छोटा सा घन मानते हैं जिसको कि काटने पे कितना टुकड़ा होनी चाहिए, 60 होनी चाहिए, ठीक है। तो मान लो कि सबसे छोटा से छोटा नंबर लेते हैं, सबसे छोटा मान लो 2 है, ठीक है। अभी एक बात समझा रहे हैं, इसको समझो। 2 है, 3 है और फिर ये मान लो 4 है। इसको गुना करो, कितना हो रहा है, 3 दूनी 6, ये 24 हो रहा है। तो ये 16 नहीं हो रहा है, देख रहे हो ना, ये 16 नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये नंबर तो है नहीं, तो इसको हटाते हैं। अब देखो, अगर ये इस वाले नंबर को गुना करोगे 3, 4 और 5 को, तो इसको गुना करो, देखो कितने हो रहा है, 3 चौके 12 और 12 पंचे के 16 होगा, ये 60 हो गया, ठीक है। अब यही यहाँ पे बोल रहा था कि कौन से वो नंबर हैं जिसको कि वो छोटे छोटे टुकड़े में काटने पे 60 हो जाए। अब ये एक छोटे से छोटे लेने हैं, तो आप यहाँ पे 9-10 मत ले लेना, छोटा पहले नंबर को ना छोटा रखना। अगर मान लो यहाँ पे डायरेक्ट हम 9 रख लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे मान लो कि हम 8 रख लेते हैं। फिर यहाँ पे मान लो कि छोटा छोटा नंबर इससे छोटा रख लेते हैं। अब गुना करो, देखो ये अगर इसी दोनों को गुना करोगे ना तो 72 यहीं पे आ जाता है। तो 16 ही चाहिए था, तो इतने बड़े नंबर तो मुझे चाहिए नहीं था, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि इस प्रकार काटा गया है कि कम से कम एक बार काटा गया, ठीक। तो कम से कम एक बार, और देखो ये 3 है, अगर इसमें कम से कम एक बार लगाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ये कितने बार कट सकता है, 3। तो अगर कोई भी यहाँ पे देखो, अगर इसमें इधर से ना थोड़ा सा मिटाते हैं वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें 3 कट लगाने हैं तो कितने बार इसको काटना पड़ेगा, 1 2, तब तो 3 बार हो गया ना। देखो 1 2 3, तो मतलब अगर इसको हम ये जो 3 नंबर है इसको कट लगाना है तो कितने बार काटना होगा, 2 बार, एक बार ये और एक बार ये, तो 2 कट लगाना है। समझ में आ रहा है कि अगर ये 3 नंबर वाला है इसमें कट लगाना है तो कितने कट लगेंगे, 2 कट। ये 4 नंबर वाले हैं तो इसमें कितने कट लगेंगे, 3 कट लगेंगे, तो ये 4 अपने आप कट जाएगा। 5 वाले हैं तो 4 कट लगेगा तो वो अपने आप कट जाएगा, ठीक है। तो देखो ये जो 3 है तो इसमें कितने कट लगने चाहिए, 2 कट। ये 4 है तो इसमें कितने कट लगने चाहिए, तो 3 कट लगने चाहिए। और ये 5 है तो इसमें कितने कट लगने चाहिए, 4 कट लगने चाहिए। एक बार हमेशा कम काटना। अब अगर इन सब को जोड़ोगे तो कितने नंबर आ रहा है, ये 9। तो कहने का मतलब ये जो है इस घन को न्यूनतम 9 बार काटा गया है, बिल्कुल 9 बार। अब ये 9 कैसे आया, अभी समझ में आया ना, कि कोई भी जैसे मान लो कि ये लाइन ही है, ठीक है, इसको 3 बार काटना है तो इसमें कितने कट लगाओगे, ये बताओ कितने कट्स लगेंगे, हाउ मैनी कट्स। तो यहाँ पे देखोगे एक कट ये लगा दिया, 2 कट ये लगाए, जैसे ही 2 कट लगाया ये अपने आप 3 बार में कट गया। देखो 3 भाग में कटा है ना, 1 2 3। तो इसी तरह से अगर 4 भाग में काटना है तो कितने कट चाहिए, 3 कट्स चाहिए। 5 बार काटना है तो 4 कट्स चाहिए। वही क्या हूँ
जो क्वेश्चन बोल रहा है उसी को पढ़ो, अच्छे से समझते हैं, ठीक है। अब देखो फिर अगर यहाँ पे देखोगे तो ये जैसे बोल रहा है ना, कोई भी फेस रंगा नहीं है, ये बोल रहा है ना कि इसका कोई भी फेस रंगा नहीं है। यहाँ से सही से पढ़ो क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे कि जब कोई भी फेस नहीं रंगा होता तो उस कट्स के लिए कैसे निकालते हैं, जैसे ये बोल रहा है ना, इन छोटे टुकड़ों की कोई भी फलक नहीं रंगा है, इसकी संख्या 6 है। तो देखो इसको किस में घटाते हैं, n-2 में। तो n-2 में सबको घटाओ, n-2 इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी n-2। तो यहाँ पे देखोगे n का वैल्यू है कितना आपका, तो n का वैल्यू पहला है 3, 3 में से 2 गया कितना। अब यहाँ पे n का वैल्यू कितना है आपका 4, ये वाला, ठीक। उसके बाद देखोगे 4 में से कितना माइनस करना है, 2। अब यहाँ पे फिर कितना है, n का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 5 है, तो 5 में से 2 फिर से। अब देखो 3 में से 2 गया, कितना बचा 1, और ये कितना बचा है 2, और ये कितना बचा है यहाँ से 3। तो कहने का मतलब अगर इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। और यही चीज़ यहाँ पे बोल भी रहा था कि उन छोटे टुकड़ों जिनके कोई भी फलक नहीं रंगा गया है उनकी संख्या कितनी है, तो यहाँ पे 6 देखे। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि न्यूनतम कितने बार काटा गया है, तो 9 बार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, मतलब दोनों सही है। यहाँ पे देखोगे ये बोथ, ठीक है, 1 और 2 दोनों राइट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये किसके बराबर है, ये बोल रहा है 7 दे रखा है, उसके बाद स्टार दे रखा है, और यहाँ पे इफ लगा के पूछ रहा है, ठीक है। फिर बोल रहा है एंड। अब देखो ये जो है ना, ये है आपके ट्रिपलेट वेस्ट, जो आप पढ़े होंगे, ट्राइगोनोमेट्री में पढ़े हो ना 10th में, या नहीं पढ़े हो। जैसे कि एक हाइपोटेनियस होता था, बेस होता था, परपेंडिकुलर होता था, ये सब पढ़े हो, जिसको लंब कर्ण आधार बोलते थे। देखो अगर हम पहले ट्रिपलेट को बताएं, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा ट्रिपलेट समझाते हैं, फिर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ जाओगे। देखो जैसे कि एक होता है ये त्रिभुज है, ये क्या है आपका, ये मान लो राइट एंगल ट्रायंगल है। अरे सही से बन क्यों नहीं रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। थोड़ा सा ये जस्ट वेट, ये 90 डिग्री, ठीक। ये आपका बेस हो गया। अब एक बात बताओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ से ना इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में देखो कर्ण बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं आधार, ठीक है, जिसको बेस बोलोगे, और इसको बोलोगे लंब, परपेंडिकुलर। तो एक बात बताओ, जब भी हम ये वाला वैल्यू निकालते हैं कर्ण, ठीक है, हाइपोटेनियस वाला, तो कर्ण कैसे निकालते हो, ये कर्ण महाभारत वाला नहीं, ये दूसरा कर्ण है। तो इसको निकालते हो, लंब का स्क्वायर करते हो और फिर आधार का, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या करते हो, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और जैसे इधर से स्क्वायर खत्म करते हो इधर क्या आ जाता है, रूट आ जाता है। तो वही काम यहाँ पे हुआ है। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। ऐसे पढ़ाएंगे तो ये 10th का वो ज्योमेट्री क्या कहते हैं, ट्राइगोनोमेट्री वाली क्लास में। अब देखो ये जो बोल रहा है ना कि 7 और फिर स्टार दे रखा है, फिर 25 दे रखा है। देखो 7 का हम स्क्वायर करते हैं, फिर प्लस करते हैं 24 का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर इस दोनों को आप क्या करोगे, अंडर रूट ले आओगे, तो देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 24 का स्क्वायर कितना होता है 567। अब इस दोनों को अंडर रूट करो तो ये कितना आ जाएगा, 9 6 15 5, बाकी एक, बाकी कैरी में बोल रहा है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बोलोगे क्या बाकी है, और 7 4, और फिर इसमें कैरी एक जोड़ोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जैसे रूट निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा 25, वही यहाँ पे लिख रखा है 25। फिर इसी तरह से इसका निकालोगे, मतलब आप क्या करोगे, 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर करोगे, और फिर इसका अंडर रूट लोगे तो ये मान लो यहाँ पे 400 आ रहा है, इसका अंडर रूट लोगे तो ये 20, देखो यहाँ पे 20 दे रखा है। उसी तरह से सेम इसका निकालोगे, तो सेम करो इसका 16 का स्क्वायर करोगे प्लस 63 का स्क्वायर करोगे, तो जैसे इसका स्क्वायर करोगे और जैसे इसका पूरा रूट निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 65 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 65। समझ में आ गया, ये बाकी कुछ और नहीं था, ट्रिपलेट बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको इधर से इरेज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि होने के कारण पेट्रोल की कीमत 10% से बढ़ गई है। ये बोल रहा है पेट्रोल प्राइस शूट अप 10%, रिजल्ट ऑफ हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस में
द प्राइस ऑफ पेट्रोल बिफोर हाइक वाज 90 रुपये पर लीटर। ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी देख लें, पूरा समझाते हैं। ए पर्सन ट्रेवल, अच्छा ये 2200 किलोमीटर जो चल रहा है एवरी मंथ, ठीक है। अब यहाँ से पहले क्या रहा है उसको समझो। ये बोल रहा है 10% ना इसकी प्राइस बढ़ गई, और प्राइस क्वांटिटी वाला क्वेश्चन आप पढ़े हो या नहीं पढ़े हो आई डोंट नो। यहाँ पे प्ले लिस्ट में पूरा वीडियो मिल जाएगा जिसमें सी सेट पूरा करवा रखे हैं, तो देख लेना। और वो शायद पता नहीं इसी चैनल पे होगा। देखो ये है क्या, अगर ये बोल रहा है ना कि 10% से इंक्रीज हो रहा है, कितने परसेंट से, 10% से इंक्रीज हो रहा है, तो एक ना आप प्राइस और क्वांटिटी का ग्राफ समझो थोड़ा सा। ये प्राइस मान लो, और जस्ट वेट इधर लिख लो क्वांटिटी। आप लोग से खुद पूछता हूँ जो चीज़ वो बताओ। अगर मान लो कि आप 10 रुपये में, 10 रुपये में, इस क्वेश्चन को ना अभी छोड़ दो, 1 मिनट के लिए छोड़ दो। अभी तुरंत जो पहले समझा रहे हैं इधर समझना, पहले इसको समझो उसके बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा सा बेसिक भी समझाना ज़रूरी है आप लोग को, वरना फिर कहोगे बेसिक है नहीं कुछ। और देखो बेसिक जितने भी चीज़ है ना, बेसिक वो पूरा कॉन्सेप्ट वाला जितने भी चीज़ हैं वो सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है। सी सेट का ये पूरा लेक्चर ही A to Z। अब देखो, अगर देखोगे, मान लो कि आपके पास ये प्राइस और ये क्वांटिटी का गेम समझा रहे हैं, होता क्या है। अगर 10 रुपये, 10 रुपये केजी क्या है, 10 रुपये केजी प्याज है, ठीक है। 10 रुपये केजी प्याज है, या फिर मान लो ना आलू ही है, आलू है, ठीक। अगर ये 10 रुपये केजी से ये 7 रुपये केजी हो जाए या 5 रुपये केजी हो जाए, कितने, 10 रुपये केजी, प्रत्येक केजी से आलू 5 रुपये केजी हो जाए, तो आप 10 रुपये में कितने केजी पहले खरीदते थे, 1 केजी। अब कितने खरीद रहे हो, 2 केजी। पैसे तो 10 रुपये ही दे रहे हो, लेकिन पहले 1 केजी खरीद रहे थे और अब 2 केजी क्यों खरीद रहे हो, क्योंकि आप जैसे ही देखोगे प्राइस कम हुआ, प्राइस कम हुआ, तो आपने क्वांटिटी क्या की, ज़्यादा खरीद ली। समझ में आ रहा है। जैसे ही प्राइस कम हुआ, प्राइस 10 रुपये से 5 रुपये हुआ, आपने 1 केजी से 2 केजी क्वांटिटी कर लिया। तो यहाँ से आपने क्या समझा, देखो कि जब भी प्राइस कमता या बढ़ता है ना, उसका असर डायरेक्ट किस पे पड़ता है, क्वांटिटी पे पड़ता है। इसी चीज़ को समझा रहे थे। अगर मान लो ये जो 10 रुपये केजी था तो 5 रुपये हो गया, अगर यही चीज़ मान लो 20 रुपये केजी हो जाए, तो अब तो आप 10 रुपये में कितना खरीद पाओगे, 10 रुपये में आधा केजी खरीद पाओगे ना, आधा केजी, हाफ केजी खरीद पाओगे, तो क्वांटिटी पर फिर से असर आ गया। तो यहाँ से वही चीज़ समझा रहे हैं, क्वांटिटी और प्राइस का क्या रेशियो चल रहा है। देखो अब इस क्वेश्चन पे आओ, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि होने के कारण पेट्रोल की कीमत 10% से बढ़ गई। अब पेट्रोल की कीमत अगर 10% से बढ़ा है तो खर्च वो क्या करेगा। अगर ये यहाँ पे मान लो 10% से पेट्रोल की कीमत 10% से इंक्रीज हुआ है, तो पहले जितना खरीद रहा था उतना वो तो कम ही खरीदेगा। ये तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि जैसे पैसे बढ़ाए तो अब वो क्वांटिटी जो पहले ले रहा था उससे कम लेगा, क्योंकि दाम बढ़ चुका है। फिर बोल रहा है, कीमत में वृद्धि से पहले पेट्रोल की कीमत 90 रुपये प्रति लीटर थी। एक व्यक्ति प्रति माह 2200 किलोमीटर की यात्रा करता है, ठीक। उसकी कार 16 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज देता है, ठीक है। उसका कार कितना माइलेज देता है, ये माइलेज कितना दे रहा है, 16 किलोमीटर पर लीटर। बाय हाउ मैनी किलोमीटर शुड बी रिड्यूस। चलो देखते हैं। अगर ये 10% से बढ़ा है, प्राइस कितना हुआ है, अगर हम यहाँ पे प्राइस लिख दें, ठीक है, और यहाँ पे क्वांटिटी, तो इन दोनों का पहले रेशियो देखते हैं। ये बोल रहा है 10% से इंक्रीज हुआ है, तो 10% को आप लिखते कैसे हो, देखो थोड़ा सा परसेंटेज भी समझो। 10% जैसे है ना, तो इसको लिखते हैं 1/10, ठीक है। अब ये 1/10 कैसे आया, ये 10 है, परसेंटेज का वो हटाओगे तो 1/100 से क्या कर रहे हो, गुना कर रहे हो, तो यहाँ से ये कट गया और नीचे एक जीरो बचा है, तो 1/10 यहीं से आया है, ठीक। ये समझो। अब बोल रहा है कि ये जो 10 है ना, 1/10, इसमें इंक्रीज हुआ है, मतलब 10 पे 1 रुपये को बढ़ा दिया है, तो 10 से 1 बढ़ाएंगे तो 11 हो जाएगा, ठीक। हर चीज़ को समझो। तो पहले था 10, अभी कितना हो गया है, 11। अब इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा क्या होगा, क्वांटिटी, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी का रेशियो क्या है, उल्टा है। और देखो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11, और ये हो जाएगा 10। मतलब पहले अगर 10 रुपये में वो 10 रुपये में 11 वस्तु खरीद रहा था, तो अभी 11 रुपये हुआ दाम उसका, तो 10 ही वस्तु खरीद पाएगा, क्योंकि कम खरीद रहा है, दाम बढ़ गया तो कम खरीदेगा, ठीक। अब इस दोनों को ना पहले देखो,
आराम से समझते हैं हर चीज़ को। ये जो बोल रहा है ना 11 है, तो ये 11 नहीं है, ये बोल रहा है कि 2200 किलोमीटर, यही 11 के बारे में बोल रहा है कि अगर ये पहले 10 था तो ये 11 हुआ, कैसे प्राइस बढ़ा, तो क्वांटिटी 11 से भी 10 हो जाएगा, तो ये 11 नहीं है, ये कितना है 2200, ये 2200 किलोमीटर है। तो ये बताओ इससे ये कितना गुना इंक्रीज किया है, तो ये देखोगे 200 टाइम, ठीक। तो ये जो है ये 10, ये भी अपने आप से कितना गुना इंक्रीज करेगा, तो ये भी अपने आप से 200 टाइम इंक्रीज करेगा, कर दो इंक्रीज, क्योंकि इधर गुना किए हो तो इधर भी करोगे, तो ये कितना हो जाएगा बताओ 2000 हो जाएगा, ठीक। अब इस दोनों के बीच का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, इस दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है, इस दोनों के बीच का अंतर आ रहा है 200, आ रहा है ना 200 अंतर। तो वही चीज़ बोल रहा है कि वो अपने पिछले स्तर को बनाए रखना चाहता है, ठीक है। तो यदि उसे यात्रा में कितने किलोमीटर की कमी करनी होगी, ये रेड्यूस बोल रहा है, कितना करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो रेड्यूस कितना करना पड़ेगा 200 किलोमीटर, ठीक। पहले वो चलाता था 2200 किलोमीटर, अभी चला रहा है 2000 किलोमीटर, तो ये बोल रहा है कितना रेड्यूस करना पड़ेगा, तो 200 किलोमीटर क्या करना पड़ेगा, इसको रेड्यूस करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको मिटा दें या रहने दें, जस्ट वेट, इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। चलो, और जो भी बच्चे देखो, ये तो सी सेट का क्लास है, एक जीएस का भी आता है जिसमें कि यूपीएससी के सारे एग्जाम को कवर कर रहे हैं, तो देखते जाओ, मज़े करते जाओ, और ज़्यादा कुछ है नहीं, PYQ करते जाओगे, फिर एग्जाम में पता चलेगा ये कितना इंपॉर्टेंट था। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखोगे ना, तो ये बोल रहा है ए 4 डिजिट नंबर एन, ठीक है, एन कोई 4 डिजिट नंबर है, इज सच दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 5, 6, 9, ठीक। ये बोल रहा है कि 4 अंक की कोई संख्या है जो एन इस प्रकार है, 3, 5, 6, 9 से भाग देने पर क्रमशः 1, 3, 4, 7 शेष पड़ जाता है, रिमाइंडर कितना दे रहा है, यहाँ पे देखोगे रिमाइंडर 1, 3, 4, 7, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि एन का लघुत्तम मान क्या है, ठीक है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन। चलो देखते हैं द सॉल्यूशन। देखो अगर हम यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं, एक क्रम को देखते हैं, तो यहाँ पे 3 दे रखा है, फिर कितना दे रखा है 5, 6 और कितना दे रखा है 9, ठीक। यहाँ पे एक चीज़ बताओ, अगर ये बोलता है कि इन सब में से ना घटाने पे कितना घटा रहा है ये, अगर इसमें से देखोगे, सॉरी भाग दे रहा है 1, 3, 4, 7 से, ठीक है, 1, 3, 4, 7 से। तो यहाँ पे बताओ अगर इसमें हम माइनस करते हैं 1, ठीक है, इसमें भी माइनस करते हैं 3, इसमें भी अगर हम माइनस करते हैं 4 और इसमें माइनस करते हैं 7, तो देखो पैटर्न क्या बन रहा है, आप पहले पैटर्न को एनालाइज करो, यहाँ से 1 माइनस किए तो 2 आ रहा है, यहाँ से 2 आ रहा है, तो पैटर्न क्या मिला कि यहाँ से ना सब में अगर जिसको बोल रहा है भाग करने के लिए उसको माइनस किए तो 2 to 2 आ रहा है। अब ये तो बोल रहा था भाग करना है, माइनस क्यों किया अभी बताते हैं। अगर इन सब का हम LCM निकाल लेंगे, ये जितने भी हैं, ये 3, 5, 6, 9, इन सब का क्या करते हैं LCM निकाल लेते हैं। अगर LCM निकालोगे 3, 5, 5 कैसे दिखा रहा है, 3, 5, 6 और 9, इसका LCM निकाल के अगर हम इसमें माइनस कितना कर देंगे 2 कर देंगे। क्यों -2 करेंगे, क्योंकि देखो ये सब का अंतर देखो एक ही जैसा है, 2 to 2, 2, तो इन सब का LCM निकाल के अगर 2 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जानी चाहिए। चलो देखते हैं। अब देखो ये 3, 5, 6, 9, इसका LCM कैसे करोगे। अब कुछ बच्चे होंगे ऐसे ऐसे लगाने लगेंगे LCM, ऐसे मत लगाओ। देखो ये आपका जैसे 3 है ना, ये 3, 5, 6 और 9, तो ये देखो ये 6 है और ये 9 है, तो इसमें ना ऑलरेडी 3 इंक्लूड है, तो 3 को हटा दो, ठीक। अब देखो अगर यहाँ से ना थोड़ा सा आपको दूसरे वे में समझाएं, मान लो यहाँ पे है 5, ठीक, और यहाँ पे है 25 और यहाँ पे मान लो कि 125 है, ठीक। अगर इन सब का LCM पूछ रहा है ना, तो ये बताओ कि ये 5 जो है इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है, तो इसको हटा दो। ये 25 जो है इसमें भी ऑलरेडी क्या है इंक्लूड है, तो इसको भी खांसी हो रहा है, इसको भी हटा दो, तो LCM डायरेक्ट कितना आ जाएगा 125। तो ऐसे थोड़ा सा समझो, इसी तरह से LCM निकालो कि देखो कि अगर 9 में 3 है ना ऑलरेडी, तो 3 हटा दो, 5, 6, 9 बचा है। अब बोलोगे कि 6 में भी तो 3 है और 9 में भी 3 है, बिल्कुल वो कॉमन पार्ट को हटा देंगे, जो नहीं बचेगा ना कॉमन उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखो 5, 6 है और यहाँ पे कितना है 9 है। अब जैसे इसको ब्रेक करोगे तो यहाँ बताओ ये 9 में कितने 3 हैं, 3 ×
3 करोगे तो 9 आएगा। 6 में कितने हैं, 6 को करोगे 3 इंटू 2, और 5 तो 5 इंटू 1 करोगे। अब यहाँ से क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे कितने, यहाँ पे 1 2 3 3 आ रखे हैं, ठीक है। तो 3 3 लेना नहीं है, मान लो हम इसका 3 कैंसिल कर दिए तो अभी यहाँ पे 2 3 बच रहा है, ठीक। समझो अच्छे से, 6 वाले 3 को मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि 9 में ऑलरेडी 3 है। अब ये कितना हो जाएगा, ये 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अगर आप ऐसे निकालोगे ना एलसीएम तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। मे बी आपको पहली बार ये देख रहे हो इस तरह से एलसीएम, तो मे बी दिक्कत हो सकता है, बाकी 1 2 बार देखोगे तो समझ जाओगे। तो यहाँ पे देखो कितना हो रहा है, ये टोटल को गुना करो, कितना हो रहा है 9 और 18, और ये टोटल आ रहा है 19। और 19 इसका जैसे एलसीएम आया तो एलसीएम में माइनस कितना करना है, 2 माइनस करना है यहाँ पे, है ना। ठीक, इसको मिटाते हैं। इन सब का एलसीएम कितना आया था, 19 आया था, ठीक। तो यहाँ पे हम देखें कि 19 एलसीएम आया और इसमें माइनस करना है 2। तो ये बताओ कि 19 में अगर 2 माइनस करेंगे तो आंसर आ जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 19 का तो कोई यहाँ पे ऐसा दिख ही नहीं रहा है। तो 19 को ना पहले ये तो 2 डिजिट में, इसको 4 डिजिट में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है 4 डिजिट और हमारे पास अभी 2 डिजिट ही है। ये बोल रहा है ना एन का वैल्यू 4 डिजिट होनी चाहिए, तो इसमें कितना गुना करना पड़ेगा कि ये 4 डिजिट हो। तो चलो गुना करते जाओ। अगर 90 में 12 आप गुना करोगे तो ये बन जाएगा 4 डिजिट का नंबर, ठीक। और जैसे ये 4 डिजिट का नंबर बनेगा तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा 1080, ठीक। और इसमें माइनस कितना करना है, 2 माइनस करना है। तो जैसे 2 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1078, ठीक। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1078 इज द राइट आंसर। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। इसको करते हैं छोटा, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और देखो टॉपिक वाइज जैसे ये चल रहा है ना, तो इसके पीछे क्या पूरा एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर भी होनी चाहिए, तभी तो कैसे आपको बता दिए 1 मिनट में कि ऐसे ऐसे एलसीएम निकालो अलग तरीके से। तो वो सब जितने कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है ना, कॉन्सेप्ट वाइज वो सब पहले ही पढ़ा रखा है, जिससे कि बेस मजबूत होता है, फाउंडेशन बैच होता है। वो पूरा यूट्यूब पे वीडियो होगा, देख लेना। इस चैनल पे नहीं होगा तो एक और चैनल है जिस पे जो पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि यदि, अच्छा ये क्वेश्चन को समझने से पहले ना एक चीज़ समझो, ठीक है। ये 90 नंबर क्वेश्चन को समझने से पहले एक चीज़ समझो। अगर कोई भी जैसे ए है, बी है, सी है, ठीक है, डी है, अगर बोलेगा यहाँ पे कि ए ना इन सब से बड़ा है, ए क्या है, इन सब से बड़ा है, और अगर कभी बोल देगा कि ए इन सब से बड़ा भी है और बराबर भी है, या फिर बोल सकता है ए इन सब से छोटा भी है या बराबर भी है, और एक चीज़ और बोल सकता है ए इन सब से छोटा है, ठीक। चलो इन सब चीज़ को अगर लिखोगे तो कैसे देखोगे, देखो अगर मान लो बोलेगा ए बी सी ऐसे बोल देगा, तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो, यहाँ से देख रहे हो कि ए जो है, ए सबसे क्या है, बड़ा है, और डी क्या है, डी सबसे यहाँ पे देखोगे इसके अनुसार छोटा है, क्योंकि यहाँ से देखो तो इनमें रिलेशन क्या निकल रहा है, बी क्या है, बी भी डी से बड़ा है, सी भी क्या है, बड़ा है इससे। तो कहने का मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्यों नहीं लिख सकते हैं बताओ, या फिर इसको क्यों ऐसे लिख सकते हैं। दोनों क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक पहला क्वेश्चन कि इसको ऐसे क्यों नहीं लिख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन इसको ऐसे क्यों लिख सकते हैं। अब बोलोगे इसको ऐसे क्यों नहीं लिख सकते हैं, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ए और डी में यही रिलेशन है, ए सबसे बड़ा और डी सबसे छोटा, ठीक। तो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। अगर बीच में मान लो कि ऐसे आ जाए चिन्ह, ठीक है, ये चिन्ह को ना परिवर्तित कर दिए, इसको थोड़ा सा मिटा दें क्या, चलो डायरेक्ट ना क्वेश्चन पे ही देख लेते हैं, ठीक। ये क्या बोल रहा है यहाँ पे पढ़ो, ये बोल रहा है ए और बी में संबंध पूछ रहा है, ए और बी में संबंध पूछ रहा है, और ये बोल रहा है कि एंड देन ये बोल रहा है एच बी इज ऑलवेज, अच्छा ये एच तक क्वेश्चन ही है, ये बोल रहा है देन बी ऑलवेज ग्रेटर देन ई, बी और ई में संबंध पूछ रहा है, यहाँ तक देखो बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ई। फिर इसमें पूछ रहा है देन एस इज ऑलवेज लेस देन भी, ठीक। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो इसमें चिन्ह क्या क्या बन रहा है, अगर बी के लिए देखोगे, बी के लिए बी से ही पूछ रहा है तो बी से चलते हैं। बी यहाँ पे ये वाला, और बी से चिन्ह देखो कैसे कैसे बना रहा है ये। बी से पहला चिन्ह तो ऐसे, ठीक है। उसके बाद देखोगे
दूसरा चिन्ह सी पे जाओगे जैसे, तो यहाँ पे उल्टा चिन्ह बन गया। फिर देखो ये ग्रेटर देन और स्मॉल वाला ये जो चिन्ह है, इसको ध्यान से समझ लेना, किसको ग्रेटर बोलते हैं किसको स्मॉल बोलते हैं। अगर हम यहाँ से ए और बी में लिख दें तो ये ग्रेटर देन का चिन्ह है, और यही चीज़ हम ऐसे लिख दें ए, तो अब ये यहाँ पे बी ग्रेट हो गया, मतलब बी बड़ा हो गया, और यहाँ पे ए बड़ा था। समझ में आ गया ना? तो ये चीज़ को ध्यान रखना। और नीचे अगर इसके ऐसे लकीर लग जाए तो इसका मतलब है इक्वल, मतलब बड़ा भी है या फिर बराबर भी है। अगर इसका मतलब आ जाए कि बी या तो ए से बड़ा है या बी बराबर है ए के, ठीक है, इसको भी समझ लेंगे। तो ये क्या बोल रहा है, जस्ट वेट, हाँ। तो जैसे देखोगे तो बी से ऐसा चिन्ह चला, तो अभी ई पे जाना था, इसको कहाँ जाना था, ई पे। लेकिन बीच में देखो चिन्ह क्या हो रखा है, पलट रखा है। तो जैसे चिन्ह बदला तो इसमें रिलेशन ये बोल रहा है हमेशा बड़ा, सदा बड़ा होगा। तो सदा बड़ा तो है नहीं, क्योंकि बीच में क्या चिन्ह बदली हो चुका, तो ये गलत हो चुका है। फिर यही बोल रहा है एस से और बी में, देखो एस यहाँ पे है और बी यहाँ पे है। ये बोल रहा है एस सदा बी से कम है, तो हमेशा कम होनी चाहिए। हमेशा क्या होनी चाहिए, कम, मतलब स्मॉल देन वाला चिन्ह होनी चाहिए। तो देखो है क्या, यहाँ पे देखोगे तो ये बीच में फिर क्या आ रहा है, बराबर का चिन्ह आ रहा है। यहाँ से जैसे चले यहाँ भी बराबर है और यहाँ भी बराबर है। यहाँ पे एक जगह सही है और यहाँ पे देखोगे तो ये इक्वल आ रखा है, तो ये भी गलत है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13579, ठीक, डॉट 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 दे रखा है, 999 में इकाई अंक पूछ रहा है, ठीक। देखो यहाँ से ना दो तीन चीज़ समझाते हैं, उस सारे चीज़ को अच्छे से समझो। अगर यूनिट डिजिट निकाल लेगा कोई भी संख्या का, जैसे कि मान लो 3 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है। पहले हम इवन इधर रख रहे हैं, इवन, और इधर रख रहे हैं ऑड। दोनों चीज़ को अच्छे से समझो। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। यहाँ पे फिर एक रखते हैं, मान लो कि 7 रख लो, इधर रख लो आप 2, इवन संख्या। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 4। मतलब ऑड में हम अगर इवन से गुना कर रहे हैं, आप कोई भी संख्या रख लो, जैसे 9 ही रख लो, इधर 2 रखोगे तो 8 आ रहा है। जब भी हम ऑड में इवन से गुना कर रहे हैं तो इधर आ क्या रहा है, रिजल्ट मेरा इवन आ रहा है, इवन आ रहा है, ठीक। सम या विषम कह लो, इसको सम कहते हैं, ठीक है, इसको विषम कहते हैं। सॉरी, ये विषम उल्टा ही लिख दिए, ऑड में विषम आएगा इधर, इसको विषम कहते हैं ऑड वाले को, ठीक है, इसको विषम कहते हैं। अब देखोगे अगर यहाँ पे कोई भी हम ऑड में संख्या रखेंगे, उसको जब भी हम इवन से गुना कर रहे हैं तो वो क्या आ रहा है, हमेशा इवन आ रहा है, बराबर। अब एक चीज़ समझो, अगर हम 5 को देखें, 5 को, ठीक है, 5 में गुना करते हैं हम ऑड से, 5 मल्टीप्लाई ऑड करो पहले, तो ये कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, मतलब यहाँ पे 5 आ रहा है। अब एक बार ना 5 को गुना करो इवन से, 5 को गुना कर दो इवन से, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। कहने का मतलब अगर कभी भी आप 5 का मल्टीप्लाई ऑड से करोगे तो यूनिट डिजिट हमेशा कितना आएगा, 5 आएगा। और कभी भी 5 का मल्टीप्लाई अगर 2 से करोगे तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा। देखो कैसे, अगर मान लो 5 का गुना हम कर रखे हैं ऑड से, कोई मल्टीप्लाई करो ऑड नंबर से, तो मान लो यहाँ पे रख देते हैं 7 रख देते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 35। 35 में यूनिट डिजिट कितना है, 5। अगर मान लो इसी को हम इवन से गुना करते हैं, इवन से गुना करो, 4 से गुना करो, तो कितना आ जाएगा, 20, यूनिट डिजिट 0। तो 5 के टर्म में ये चीज़ समझना कि कभी भी ना 5 का अगर मल्टीप्लाई हम ऑड नंबर से करेंगे तो 5 आएगा यूनिट डिजिट, और इवन से करेंगे तो यूनिट डिजिट 0 आएगा, ठीक। अब यहाँ पे बताओ ये टर्म है कैसा, ये देखोगे तो ये टर्म पूरा आपका ऑड है, क्या है, ऑड है, ऑड है ना। 3 है, 5, 7, 9, और इसमें गुना किससे कर रहे हैं, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 5 से। तो अभी तुरंत बताए ऑड में अगर मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो उसका यूनिट डिजिट कितना होता है, 5 होता है। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 5 यहाँ पे है। तो यूनिट डिजिट ही पूछ रहा था, तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन मैं बोल रहा हूँ सारे बच्चे को बेसिक कंप्लीट कर लो पहले, बेसिक कंप्लीट होगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। बेसिक अगर नहीं समझ में, वो पढ़े ही नहीं होंगे तो पता चलेगा अरे ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। देखो फिर क्या बोल रहा है, प्रथम 100 धन पूर्णांक, ठीक है, कंसिडर द फर्स्ट नेचुरल नंबर, हाउ मेनी, ठीक है। ये बोल रहा है कितनी ऐसे हैं जो कि 2, 3, 5, 7 और 9 में से किसी एक से विभाज्य नहीं है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, ये बोल रहा है नॉट डिविजिबल बाय एनी, ठीक है। ये 2, 3, 5, 7, 9 दे रखा है। अब ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली वे में क्या पूछ रहा है कि ये सब में कितने बताओ कि ये जो अभाज्य संख्या वाला है, ठीक है, ये प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में पूछ रहा है।
इनडायरेक्टली वे में। तो देखो अगर हम यहाँ पे देखें 2357 2357, अब पिछली क्लास में सारे बच्चे को बता रखे थे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में, याद है? प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में, भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में। तो आप लोग बताना कि ये सब हैं कौन सी संख्या? ये सब अभाज्य संख्या है, ध्यान रखना। ये सब क्या है? अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या के लिए क्या बताया था कि कोई भी संख्या जैसे रहता है उसमें देखना कि उसका फैक्टर कितना हो रहा है। फैक्टर मतलब एक से ज़्यादा है, दो से ज़्यादा है, तीन से ज़्यादा है, कितना है। अगर जैसे चार देखो, ये क्या है? फोर है। तो फोर में कितना है फैक्टर? वन, टू। अगर देखोगे तो फोर खुद भी है, ठीक है। अगर यहीं पे हम देखें, मान लो सिक्स है, तो सिक्स के लिए कितना है? वन है, टू है, थ्री है, ठीक। और सिक्स खुद भी है, तो इसके कितने? फोर है। तो ये चीज़ आप देखो, अगर मान लो कि यहाँ पे सेवन है तो सेवन का वन और सेवन टू ही है, तो यही है अभाज्य संख्या। ओके। तो पिछली क्लास में अच्छे से समझा रखा है, तो उसको देख लेना PYQ वाले में ही। अब देखो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो बोल रहा है ना कि प्रथम 100, तो कहने का मतलब, इसके कहने का मतलब है कि 1 से लेके 100 तक में बताओ कि ये प्राइम नंबर कितने हैं। अगर देखोगे तो इसमें टोटल कितने आए? फिर 25, और 25 में इन चार को क्या करो? माइनस करो, क्योंकि ये 9 जो है, 9 आपका प्राइम नहीं होगा, कंपोजिट में आ जाएगा। क्योंकि इसका देखोगे तो 1, 3 और फिर 9, ठीक। ये 3 है, और हम क्या बताए थे? 2 ही होने चाहिए। तो यहाँ से तो ये होगा नहीं, तो 25 में से कितना माइनस करना है? 4 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। तो ये जो 21 है, और एक चीज़ और ध्यान रखो, प्राइम नंबर स्टार्ट किससे होता है? अगर प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करें तो वो 2 से स्टार्ट होता है। तो इसमें एक और ऐड होगा, कौन? अगर इसमें एक और ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो 22 हो जाएगा। तो ये यही बोल रहा है ना, कितने विभाज्य नहीं है, तो 22 इज द राइट आंसर, ठीक है। और प्राइम नंबर ये लिख लो, प्राइम नंबर स्टार्ट विथ टू, ये टू से ही स्टार्ट होता है सीधा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसको मिटा दें यार, छोटा कर दें। चलो देखो ये क्या कह रहा है कि x प्लस वाई के महत्तम मान, अच्छा मैक्सिमम पूछ रहा है, x प्लस वाई का मैक्सिमम पूछ रहा है। और फिर क्या पूछ रहा है? x माइनस वाई के न्यूनतम का रेशियो पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है x माइनस वाई के। यहाँ पे ना एक चीज़ समझो, जब आप किसी का मैक्सिमम लेते हो, मैक्सिमम, और किसी का मिनिमम लेते हो, तो इस दोनों को ना पहले समझो, उसके बाद इस क्वेश्चन को समझेंगे। मैक्सिमम मतलब बड़े से बड़े मान, ठीक है, अधिकतम से अधिकतम, जितने बड़े से बड़े हो। और न्यूनतम में बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे गलती करते हैं। वो क्या करते हैं? एक छोटा मान उठा लेते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे 3 है, ठीक है, ये, या फिर कोई एक मान है XYZ कोई, और दूसरा मान क्या करते हैं? वो जस्ट पास वाला ले लेता है, या फिर वो कोशिश करता है 0 तक लेने का। तो 0 तक मत लेना। अगर न्यूनतम निकाल रहे हो ना, मिनिमम निकाल रहे हो, तो कोशिश करो कि कोई वैल्यू निगेटिव में है क्या। अगर निगेटिव में है ना तो उसको लो, क्योंकि अगर एक वैल्यू पॉजिटिव में और दूसरा वैल्यू आप निगेटिव में कुछ मान रखे हो, मान लो जैसे -7 मान रखे हो, तो इसके दोनों के बीच का डिफरेंस ना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और 0 ले लोगे तो 0 तो यहीं कहीं बीच में आएगा ना, तो 0 मत लेना कभी भी। यही चीज़ समझा रहे हैं कि डिफरेंट को ना बहुत ज़्यादा करना, ठीक। तो देखो ये महत्तम मान के बारे में पूछ रहा है और न्यूनतम मान के बारे में पूछ रहा है, तो मैक्सिमम और मिनिमम को निकाल लो। ये तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे निकालेंगे, अगर हम देखेंगे तो x प्लस वाई का मैक्सिमम देखते हैं पहले। x प्लस वाई का तो मैक्सिमम है कितना? इसका 8 है, यहाँ पे देखो 8, ठीक। और उसके बाद देखोगे तो ये कितने? 7 है, तो 8 प्लस 7। और मिनिमम देखोगे, मिनिमम कितना है इसका? तो मिनिमम आ जाएगा, x माइनस वाई पूछ रहा है, x माइनस वाई का मिनिमम देखोगे तो ये 4 और -7। क्यों -7 लिए हैं? क्योंकि मुझे क्या करना है? बहुत ज़्यादा अंतर लाना है, डिफरेंट बहुत ज़्यादा लाना है, ठीक है, इसलिए -7। अब चलो यहाँ से एक चीज़ बताओ, ये आ कितना रहा है? ये तो हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा आपका? -3, -3। तो इसका रेशियो पूछ रहा है, रेशियो यहाँ पे देखो ये बोल रहा है ना, तो मिनिमम वैल्यू और रेशियो, तो रेशियो निकाल लो इसका, कितना रेशियो आएगा इसका। जैसे रेशियो निकालोगे तो देखो क्या होगा, ये 15 और रेशियो में आ जाएगा -3, तो यहाँ से
ये कट जाएगा कितने बार में, -5 बार में। और जैसे -5 बार में कटाओगे तो -5 कहीं पे नहीं, हाँ ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहा है कि मान लीजिए पी और क्यू, ठीक है, पी और के दोनों अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर के बारे में फिर से पूछ रहा है। यार प्राइम नंबर ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। देख लो कितने क्वेश्चन प्राइम नंबर से बना रहे हैं। लेट बोथ p and k be prime number such that p square plus k is also a prime number less than 30। अच्छा अब समझ में आ गया पूरी बात। ये कहना क्या चाह रहा है, बोल रहा है कि p स्क्वायर करो, ठीक है, प्लस इसमें k ऐड करो। अगर इस दोनों को ऐड करोगे तो ये भी क्या होनी चाहिए, ये भी आपका प्राइम नंबर ही होनी चाहिए। ये भी क्या होगा, अभाज्य संख्या ही होगा। तो देखो अभाज्य संख्या 30 से नीचे है क्या, ये जो बोल रहा है ना लेस देन 30, तो लेस देन 30 पहले बताओ कि प्राइम नंबर है कितने। लेस देन 30 में प्राइम नंबर देखोगे, ठीक है, लेस देन 30 तो कितने प्राइम नंबर है, यहाँ पे आपका मिल जाएगा प्राइम नंबर 2, 3, 2 तो सबसे छोटा है, 5, 7, 11, 17, 19 और 23, उसके बाद 29, यही है शायद, कोई छूटा तो नहीं बीच में। 2, 3, 5, 7, 11, 12। अच्छा देखो यहाँ पे एक छूट गया ना, 13 छूट गया ना, एक छूट रहा है, 17, 19, 23, ठीक। अब देखो अगर यहाँ पे देखें कि इसके लेस देन इतना प्राइम नंबर है 30 से नीचे। अब ये बोल रहा है कि पी स्क्वायर में अगर हम पी स्क्वायर में एक के को जोड़ें, ठीक, तो वो भी क्या होनी चाहिए, इस दोनों का ऐड भी जो करेंगे वो भी क्या होनी चाहिए, प्राइम नंबर ही होनी चाहिए, प्राइम ही। तो पी का वैल्यू रखो। अब यहीं से वैल्यू रखना है, ये जो वैल्यू है ना ये वाली, ये वाली, इसी से वैल्यू भी रखना है। तो पी का वैल्यू हम 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 रखते हैं। तो 2 का जैसे स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। तो देखो सीधा यहाँ पे लिखते हैं 4 प्लस के का ऐसा वैल्यू रखो जो कि अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो के का कौन सा वैल्यू रखोगे, चलो रखते हैं पहले हम 3 से। तो 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7। उसके बाद रखो 4 + 7 देखोगे, 4 + 7 तो ये कितना हो जाएगा, फिर देखोगे मतलब इसको ऐड करते जाना, ये भी प्राइम नंबर ही होगा आपका, ठीक है। उसके बाद 4 + 13 रखोगे, ठीक है। उसके बाद 4 + 19 रखोगे, ठीक है। ये सबको जब ऐड करोगे तो ये सब भी क्या है, प्राइम नंबर ही हो जाएगा। अब देखो ये तो पी का इतना वैल्यू रख लिया आपने, ठीक है, 4 से। अब एक चीज़ और सोचो, अगर ये 2 हो सकता है तो 3 भी रख के देखते हैं, ओके देखते हैं, चेक करते हैं। पी के लिए ना, पी के लिए वैल्यू रखो 3, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। चलो 9 प्लस ये के का वैल्यू अब यहाँ से पुट करना शुरू करो। तो के का वैल्यू जैसे पुट करोगे 2, तो 9 + 2 ये कितना 11 हो गया। अब 9 में ना आप कोई भी के का वैल्यू पुट करो, 9 में करो के का वैल्यू पुट। मान लो यहाँ पे 2 के बदला ना 3 पुट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, जो कि आंसर ही नहीं होगा क्योंकि ये 12th है, ये प्राइम नंबर तो है नहीं। अब देखो फिर 9 है, फिर इसमें 4 4 ऐड करो, तो ये 4 अपने आप में ही देखोगे ये प्राइम नंबर नहीं है, 4 ही नहीं है प्राइम नंबर, तो इसको तो ऐड ही नहीं करेंगे, समझ रहे हो ना। अगर फिर 9 में 5 ऐड करोगे, ठीक, फिर 9 में 6 ऐड करोगे, तो आप हर जगह पे जैसे चेक करोगे ना तो एक ही मिलेगा ये, ठीक है। तो टोटल गिन लो अब कितने हैं, 1, 2, 3, 4 और एक ये 5। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका, कहाँ पे, यही है ना, राइट आंसर इज द 5, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी बचा है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। और जो भी बच्चे जीएस वाला पीवाईक्यू नहीं फॉलो कर रहे हो तो देखो जीएस वाले ना, जीएस में आपका ये सारा एग्जाम कवर हो जाएगा, ठीक है। यूपीएससी के जितने एग्जाम होते हैं एक साल में, जैसे ये प्रीलिम्स अभी 2024 का चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे सीआईएसएफ सीडीएस का दोनों पेपर, एनडीए वगैरह का भी होगा, ये देखो एनडीए का दोनों पेपर। तो ये हर साल का हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ये कोई एक ही साल का 2024 का ही होगा, नहीं। जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सारे क्वेश्चन प्लस उसके ऑप्शन का भी एनालिसिस एवरी ईयर जितने भी साल का मिल जाएगा ना मुझे, इंटरनेट पे सारे साल का सोल्व करवा दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे एक भी एग्ज़ाम जो होगा यूपीएससी जो करवाता है, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में बनते हैं रिपीटेड थीम वाला, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। और जो भी बच्चे देखो हिंदी ऑप्शनल से
पढ़ाई कर रहे हो, जितने भी बच्चे हो जो भी हिंदी लिटरेचर लेके पढ़ाई कर रहे हो, उसके लिए एक बैच है हिंदी ऑप्शनल का। ये बैच है जो कि 23 तारीख से स्टार्ट है, और यहाँ पे आपका कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जितने भी PYQ 2025 तक आए हुए हैं सारे PYQ करवाए जाएंगे। उसके बाद आंसर राइटिंग होगा। उसके बाद वीकली डाउट सेशन, ठीक है। जो भी आपके डाउट होंगे वीक में लाइव ही रहेगा ये, जो भी जितने भी बच्चे हैं सबसे लाइव ही होती है ये डिस्कशन। उसके बाद यहाँ पे देखो PDF डायग्राम वगैरह सब तो मिलेंगे, ये ऑब्वियसली सी बात है। उसके बाद प्राइवेट ग्रुप रहेगा जहाँ पे आप कॉपी लिख के जो भी क्वेश्चन होगा PQ उसको लिख के सेंड करोगे तो फिर जांच कॉपी यहीं पे मिलेगा ग्रुप में। बाइलिंगुअल बैच होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों। एक्टिव रिवीजन सेशन भी है। और यहाँ पे फी भी बहुत ज़्यादा कम है ऑप्शनल के लिए, इतने कम में ऑप्शनल कोई नहीं करवाएंगे, आप एक बार चेक कर लेना। और किसी भी बच्चे को और भी जानकारी चाहिए तो यहाँ पे ये नंबर है, ठीक है, यहाँ पे मैसेज कर देना, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स जरूर करेगी। तो चलो मिलते हैं आप लोग से नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए।